हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैट मेंटर्स। मेरा नाम है संजीव और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चंस को, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चर्चा परिचर्चा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? देखिए, आप ऑप्शन को पढ़ें एक बार। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित या अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने का अपने अनुभव पर आधारित है और बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि बच्चे से जब पूछा जाता है कि बेटा बताओ दूध कैसे बनता है या दूध कैसे उत्पन्न होता है, तो कभी बच्चा गया होगा दूध बूथ पर, उसने देखा कि वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, उससे दूध निकल रहा है। तो बच्चे के दिमाग में वही चीज़ सेट हो गई कि दूध तो भाई इस मशीन से ही बनता है ना। तो हमारा आंसर हुआ कि वो अपने अनुभव शेयर कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है हमें। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछना जिनके उत्तर सीमित हों। ठीक है, क्या ये हेल्प करेगा हमारी समस्या सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं करेगा यार, है ना। तो पूछ क्या रहा है, नेगेटिव पॉइंट ये है ना, तो ये सही हो जाएगा हमारा। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, अपने विचार व्यक्त करना, कोई भी समस्या हो उस पर, तो ये तो सॉल्व करने की डायरेक्शन में ही जाएंगे। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये भी सॉल्व करने की दिशा में ही जा रहा है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, जो ये शब्द बहुत अच्छे हैं, इनका अपनी यूज़ करेंगे तो दिमाग खुलेगा, दिमाग काम करेगा, तो समस्या सॉल्व करने की ही दिशा में हम जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन ए होगा। तब भी हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, है ना, कि क्यों ये नहीं है। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सिर्फ एक हों या सीमित उत्तर हों। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन समस्या सॉल्व करने में हेल्प नहीं करते हैं या समस्या को हल करने में हेल्प नहीं करते हैं। अगला है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे हैं। अलग अलग सोच, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अलग अलग सोच रखते हैं। जैसे कि आप जैसी सोच रखते हैं, आपका दोस्त वैसी सोच नहीं रखता होगा, है ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे अलग होगा। तो ये सब सृजनात्मक बच्चे हैं, है ना। डिस्लेक्सिक क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। समझ में आया ना ये? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ठीक है, नेगेटिव पॉइंट छांटना है। ये नेगेटिव पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, तो ध्यान से समझना है इनको। बेचैन होकर अक्सर उन्हें डांट फटकार लगाना, क्या ये और सही होगा? एक कार्य को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना, यानी कि हम टेबल याद करवा रहे हैं, उसको पहले आधी करवा दी, फिर से आधी करवा दी तो पूरी हो जाएगी। क्या है? तो ये तो सही है यार, है ना। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी कि आप सिखा रहे हो और एक तरीके से नहीं सीख पा रहा, आप उसको दूसरा तरीका बताओ, तो ये भी सही है। उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, उसको खिलाने ले जाओ, खेल खेल में ही उसको शिक्षा दे दो, है ना, ये भी सही है। तो उपयुक्त तरीका नहीं है, तो ये बेचैन होने पर अक्सर उसे डांट फटकार लगा देना। आप बच्चे को डांट रहे हो, है ना, तो ये ठीक नहीं। वो उसका मन वैसे ही नहीं लग रहा, तुम और डांट दो, फिर कैसे सीखेगा वो, है ना। तो ये तो समझ में आ ही गया हो। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो देखिए, ये सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो किसी ना किसी कारणवश या तो समाज से पीछे छूट गए हैं या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी ठीक नहीं है। तो इस तरह के बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करें? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है? ये भी गलत है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है? देखिए, बच्चों को चाहिए कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, है ना। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है कि उनके ज्ञान को आप महत्व देंगे, उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे और उनके जो ज्ञान होगा या उनकी जो लैंग्वेज होगी, उनकी जो शब्द होंगे, उनका आप उपयोग करेंगे क्लास के दौरान। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। ये हतोत्साहित करना, ये तो पहले ही नेगेटिव पॉइंट है, तो ऐसे हटाना सीखो। क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो नेगेटिव पॉइंट हटाना सीखो, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है,
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे पास, कम से कम 50-60 तो होंगे आई थिंक, तो उनको मैं एक बार बता दूंगा आपको, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, यानी कि प्रतिभाशालिता बतानी है कि किस कारण से हो सकती है। प्रतिभाशालिता यानी कि क्या, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ही कहेंगे ना, है ना। हाँ, तो ये होती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भी नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है। हमें बताना है कि जो मूल्यांकन होता है उससे संबंधित नहीं है। बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। देखिए, मूल्यांकन कर रहे हैं आप, तो बच्चे को आप गलत नहीं कह सकते कि बच्चा धीमा है ना, ख़राब है, बुद्धिमान ही नहीं है या बुद्धिमान है, ये सब आपको नहीं करना है। मूल्यांकन मतलब ये अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह का काम करें। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, बिल्कुल सही है। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी है, और ये मेन है कि ये उपलब्धि पर केंद्रित हो। हमें जब पता करना होता है कि बच्चों ने कितना सीखा तो हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो हमें नेगेटिव पॉइंट पता चल गया, कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक मतलब होता है मल्टीपल, बुद्धिमानी का होता है इंटेलिजेंस, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत ये कहता है कि प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है या पेपर पेंसिल परीक्षण में सहायक नहीं है। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पढ़ा है ना, किसने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, जरा कमेंट करके बताओ तो। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहली बात तो यह है कि ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र दिया किसने था, है ना, कमेंट में बताना है आपको। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। हाँ, यही ऑप्शन सही है, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये होता क्या है। चलो मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या। देखो, ये होता है संभावित विकास का चित्र, यानी कि जो पीला, ये जो येलो सर्कल है, ये शो कर रहा है कि बच्चा अपने आप कितना सीख सकता है। जैसे अगर बी की बात करें ना, तो ये बी वाला सर्कल शो कर रहा है कि अगर आप उसको थोड़ी सी हेल्प दे दोगे ना तो बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, तो ये होता है संभावित विकास का क्षेत्र। किसने दिया था, इसको आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। देखिए, अनुशासन को आप मत ना बनाओ तो ठीक है, क्योंकि अनुशासन आप बनाओगे तो बच्चे एकदम डर डर के रहेंगे, है ना, वो सीख नहीं पाएंगे। आप निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन भी नहीं कर सकते कि आप एक किताब को ले लिया और उसको पढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, और आप सिलेबस पूरा करवा रहे हो टाइम पे, अगर नहीं हो पा रहा टाइम पे तो आप एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हो, ये भी गलत बात है ना। हमारा ऑप्शन है ये, आराम के लिए जगह बनाना। अब ये आराम किसके लिए होगी, टीचर के लिए नहीं, बच्चों के लिए आराम की जगह बनाना, कि बच्चे एक दूसरे से बात कर सकें, बच्चे टीचर से बात कर सकें और सीख सकें, है ना। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। देखिए, कंसेप्ट आप दिमाग में बिल्डअप कर लीजिए, कंसेप्ट को बना लीजिए, है ना। और मैं कोशिश करूँगा, जैसा कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको रोज़ की रोज़ आपको वीडियोज़ लाऊँ, रोज़ की रोज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, भले ही वो सीडीपी के हों या और भी कई सब्जेक्ट हैं, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं अपने यहाँ, तो सबके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आप एकदम टेंशन फ्री रहें, बस आप सपोर्ट बनाए रखें और लोगों का शेयर करें। आइए, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, यानी कि एक शिक्षक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि एक टीचर है, वो वाइगोत्स्की सर का बहुत बड़ा पुजारी है। ठीक है, हर एक बात मानता है वाइगोत्स्की की। तो अब उसको आकलन करना है, तो वो किस विधि को वरीयता देगा, यानी प्राथमिकता देगा सबसे पहले। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सीखते हैं सहयोग से, तो वो सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता दे देगा। कितना सिंपल सा आंसर था, है।
तो रोते रहते हो उसके सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, समझने की कोशिश करो, है ना। अपनी कक्षा की व्यक्तिक विभिन्नताओं, अच्छा अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ये मानक वानक कुछ नहीं होता है ना। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, हटा दो इसको। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, ये ठीक है कि बच्चों से आप बातचीत करें और वो जैसा सोचते हैं समझते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। कठोर नियम लागू तो करना नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन फाइनल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। देखो, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। यार कितनी गलत बात कह रहे हैं ये। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिल जाए, है ना। हाँ, ये ठीक है, हम इसलिए तो करवा रहे हैं कि हम बच्चा क्या सीखा उसका हमें पता चल जाए कि बच्चे ने ये सीखा है या इतना सीखा है। लर्निंग गैप्स को हम फाइंड कर सकें, है ना। यह केवल वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर नहीं करना है। देखो, वर्ष में एक बार हो ये ज़रूरी नहीं है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। और उपलब्धियों में अंतर भी नहीं करना है हमें, है ना, कि उनका तुलना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको बैठ के उनका कंपैरिजन लगाए जा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान नहीं है, ये होशियार है। ये सब गलत बात है। आकलन ये आपको, आकलन मतलब शोभा नहीं देता कि आप आकलन में इस तरह की बातें करें। ये शोभनीय होगा कि शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिले, है ना। ये ठीक ऑप्शन लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ये तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है यार, सुविधादाता होता है। जिसको नहीं पता होगा तो फिर वो क्यों तैयारी कर रहा है यार। ये एनसीएफ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, एनसीएफ पढ़ो जाके। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। देखो, और ऑप्शन मत पढ़ो, सीधा सीधा आप समझ लो कि शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, ये आज के हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में और भी डिस्कस करते रहेंगे हम। बस आप अपना सपोर्ट बना के रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि टेट मेंटर्स है। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें। आप कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप सीटेट निकालें, आप रीट निकालें, आप यूपी टेट निकालें। तो इसके लिए हम जितना प्रयास होगा हम अपनी तरफ से करेंगे और आपको सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और समय पर मेहनत करते रहें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।